हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसमें बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली विभाग 2 और जो गद्य खंड है उसी का चैप्टर 5 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ जो आपकी इससे कुछ 2-3-5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ जाएगा। तो 5 नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो नागरी लिपि है, जो एक निबंध है। अब से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि नागरी लिपि क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? तो यह एक निबंध है। फिर अब इसके लेखक को हम समझते हैं, लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का जो नाम है गुणाकर मूले है। इनका जो जन्म है 1935 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान क्या है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके हम समझते चलते हैं मेरे दोस्त। क्या है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई? जो देवनागरी लिपि है इसके अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई, उससे वही यह प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न है। क्या है? करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने, यानी इसका टाइप बन गया करीब 2 सदी पहले। और इसका टाइप बन गया तो इससे इसमें पुस्तक छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई? तो स्थिरता आ गई। जब इसके पुस्तक या जितने चीजें सब प्रिंट होने लगे तो इसके अक्षर है उसमें क्या आने लगी? तो स्थिरता आने लगी। फिर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछते हैं, लिखता है कि नेपाली किस भाषा से है? तो देवनागरी से है। ये इस तरह आपको पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। आपको पूछा जाएगा कि हिंदी भाषाएं की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। मराठी भाषाएं का लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषाएं की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा करते हैं मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 है, क्या लेखक ने किन भारतीय लिपियों में से देवनागरी का संबंध बताया है? किन जो भारतीय जो लिपि है उससे देवनागरी का उन्होंने संबंध बताया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकाल के जो ब्राह्मी लिपि है तथा बाद में जो सिद्धम लिपि से देवनागरी लिपि का उन्होंने क्या बताया था? तो संबंध बताया था। फिर अगला नंबर जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न क्या है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक उसका उल्लेख किया है? यानी लेखक इसके बारे में किस तरह का उल्लेख किया है उसके बारे में आपको यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। जो नंदी नागरी है किनको बोला जाता है? तो देवनागरी को कहते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर, जिसको नादेर कहते हैं, नादेर की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। फिर अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर क्या है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए? इसके विवरण दीजिए। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समगंड दान पत्र 754 ईस्वी का है, यह वहां पे मिला था। फिर 6 नंबर प्रश्न क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि तथा बाद में सिद्धम लिपि के अक्षरों में के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर या छोटी ठोस त्रिकोण होते हैं। इस तरह से जो आड़ी लकीर है इस तरह से हुआ करते हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीर बनी होती है। जो आप इसमें देख रहे हैं उस तरह की पूरी लकीर बनी होती है। ये सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। जितना बड़ा अक्षर लिखा जाता है उतना ही ऊपर की क्या है? ऊपर का जो हम लिखते हैं लाइन खींचा जाता है उतना ही बड़ा वह लकीर ही रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि गुप्त काल की जो ब्राह्मी लिपि है तथा बाद में जो सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी लकीर या छोटी ठोस त्रिकोण है। लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान क्या है? इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बनी होती है और यह सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। फिर अगला 7 नंबर प्रश्न क्या है
क्या है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं और क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिनमें महिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा थे। जिनमें राज्य करते थे दो प्रसिद्ध राजा थे, महिर भोज और महेंद्रपाल। महिर भोज जो इतना का शासक किया था, 840 से लेके 881 ईस्वी के बीच उन्होंने शासन किया था। उनका ग्वालियर प्रशासित पत्र देवनागरी लिपि का लेख था उनका। ये जो ग्वालियर प्रशासित एक पत्र था जो कौन सी लिपि में लिखा हुआ था, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया था। फिर 8 नंबर प्रश्न क्या है, नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, इस संबंध में लेखक क्या बताता है। आंसर क्या हो जाएगा, नागरी लिपि को ही देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत नहीं है। इसको देवनागरी कहलाने के पक्ष में जो सप्रमाण हमारे पास सबूत नहीं है, परंतु नागरी शब्द में नगर से ही संबंध रखता है, क्योंकि नागरी जो शब्द है नगर से संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, का द्वितीय नाम देव था। यानी उनका एक निक नेम, घर का नाम जो होता है वह एक देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। यानी यह अनुमान लगाया गया कि जो पटना नगर है उन्हीं के अनुसार से एक देवनगर कहलाता है, क्योंकि वहां के वो राजा थे और उस नगर के राजा के नाम पर जो नगर रहता था, वह राजा के नाम पर वह नगर रखा जाता था, इसलिए उसका नगर क्या होगा, तो देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लोगों ने नाम रख दिया था। फिर आता है 9 नंबर प्रश्न है। क्या है 9 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि कब तक सर्वदैशिक लिपि थी। तो ईसा की 8वीं और 11वीं सदियों में, जब हम 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते थे, उस समय यह एक सर्वदैशिक लिपि थी। फिर आता है लास्ट नंबर प्रश्न जो है 10 नंबर क्या है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो अनेक विद्वानों का जो मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार भारत से बाहर आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासक खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मीर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। ये सब जो शासक हुए, मिहिर भोज जो ग्वालियर प्रशासित नगरी संस्कृत भाषा में है। इसलिए आपका जो प्रश्न है, इस चैप्टर से संबंधित हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे आपके सामने जिक्र किया हूँ मेरे दोस्त, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, एक बार चैट सेक्शन में करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर जे इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए हैं तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।